हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष वर्मा और आज हम यहाँ पे क्लास 9 से नंबर सिस्टम चैप्टर, जो आपका स्टार्टिंग चैप्टर है, पहला चैप्टर है, वो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए सिर्फ हम बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम साथ ही साथ जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे ओलंपियाड्स होते हैं, NTSC होता है और GST/SC के पेपर्स होते हैं, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर, आपका चैप्टर 1 है ये। तो यहाँ पे नंबर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे नंबर्स हमने पहले से भी पढ़ रखे हैं, शायद आपने पढ़ ही रखे होंगे, क्योंकि 9th क्लास का चैप्टर है और ये 6th 7th 8th में रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने पढ़ रखे होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो एक बार बस इसका ओवरव्यू ले लेते हैं रिवीजन टाइप पे। तो नेचुरल नंबर्स आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और आगे तक ये जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं आपके सारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो स्टार्टिंग इसकी 1 से होती है और बाकी आगे तक ऐसे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। बस इसमें क्या होता है, होल नंबर्स में आपका जीरो और इंक्लूड हो जाता है। जितने नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 से स्टार्ट हो रहे थे, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपके होल नंबर्स कहलाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं तो वो तो होल नंबर्स होते ही हैं, और साथ ही साथ इसमें 0 और आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होंगे, ये 0 से स्टार्ट होंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 और बाकी आपके जितने भी काउंटिंग नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स थे वो सारे ऐसे ही चलते रहेंगे। तो बस इन दोनों में डिफरेंस बस 0 का ही है, इसमें 0 नहीं होता है, इसमें 0 होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, हम नंबर्स को एक तरीके से एक सीरियल नंबर से सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, फिर कुछ इसमें इंक्लूड हो गया तो वो होल नंबर्स बन गए। अब होल नंबर्स में कुछ और इंक्लूड हो जाएगा तो उनको हम इंटीजर्स कहेंगे। ऐसे इंटीजर्स में कुछ और इंक्लूड हो जाएगा तो एक नया नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होगा नया, कि अब ये जितने भी नंबर्स आपने यहाँ पे देख लिए 0 1 2 3 4, इसके अलावा क्या नंबर्स हो सकते हैं? इसके अलावा होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े 1 2 3 4 5 6 आगे तक, अगर हम इन्हीं का ही नेगेटिव ले लें, ठीक है ना, तो वो नेगेटिव नंबर्स और साथ ही साथ सारे होल नंबर्स, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि होल नंबर जितने भी होते हैं वो तो आपके इसमें आते ही, 0 1 2 3 4 ये जितने भी होल नंबर्स हैं आपके, ये सारे के सारे इंटीजर्स होते ही होते हैं। फिर इसके अलावा और क्या होते हैं, इसमें हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को और ऐड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो जब हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को और इंक्लूड इसमें कर देंगे तो हमारे ये जितने भी नंबर्स बने ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें कैसे होते हैं इंटीजर्स, तो देखिए 0 1 2 3 4 ये तो आपके होल नंबर्स ऐसे ही चलते रहेंगे। तो सारे होल नंबर्स आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और साथ ही साथ हमें क्या लेने हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो उनको भी ऐसे लिख लेते हैं -1 -2 -3, और ये इस नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। इस तरीके से आपके इंटीजर्स को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब वही यहाँ पे सीरियल वाइज चल रहा है। जैसे नेचुरल नंबर्स में हमने 0 इंक्लूड किया तो होल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स में हमने क्या है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूड कर दिए तो वो क्या आ गए, इंटीजर्स आ गए। अब इसके बाद क्या नया आएगा, अब और कौन से नंबर्स आ सकते हैं? तो ऐसे कई नंबर्स होते हैं जो रेशियो की फॉर्म में होते हैं। तो रेशियो वाले जो फॉर्म में होंगे वो नंबर्स क्या होंगे, तो वो आपके क्या, इसी इंटीजर्स में अगर हम उनको भी इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रेशनल नंबर्स। तो भाई सीधी सी बात है,
जिनको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके वो नंबर्स, और साथ ही साथ जितने भी इंटीजर्स हैं। मतलब ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, रेशनल नंबर्स को हम डिफाइन तो मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी, उस तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स होंगे ही होंगे। बस इसमें और क्या इंक्लूड हो सकता है, और कौन से नंबर्स ऐसे ऐड हो जाएंगे जो रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, वो होंगे जो रेशियो की फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे, वो नंबर्स और इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे मिला करके आपके क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। तो रेशनल नंबर्स में इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है उसको भी लिख लेते हैं, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड as the ratio of two integers, मतलब वो नंबर्स जिनको हम रेशियो के फॉर्म में, टू इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, वो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे, दैट इज p बाय q। लेकिन यहां पे एक कंडीशन लग जाती है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज कि q जो है हमारा दैट विल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो हमारा q है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो गया q हमारा, यानी कि डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है p और q क्या है, डिनोमिनेटर, तो q जो डिनोमिनेटर है वो अगर जीरो के बराबर हो गया तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये p अपॉन जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ऊपर तो इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, ऐसा नहीं है, q भी इंटीजर ही होता है, और सॉरी जीरो भी इंटीजर होता है, जो हम जीरो पुट करेंगे वो भी आपका इंटीजर ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि p अपॉन जीरो के फॉर्म में आ गई। तो इस टाइप के फॉर्म में जो आते हैं कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो हम उनको नॉट डिफाइंड फॉर्म कहते हैं, तो हमारा ये नॉट डिफाइंड में आ जाएगा, इसलिए हमें q इज नॉट इक्वल टू जीरो रखना है, मतलब q की वैल्यू हम जीरो के बराबर नहीं रख सकते। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स दैट इज p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हम समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं आपके वो सारे रेशनल नंबर्स हैं, और अगर हम रेशियो की फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, दे ऑल आर रेशनल नंबर्स। चलिए इसके एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं, रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमें इंटीजर्स तो पता ही है कि भाई ये सारे इंटीजर्स जो हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं ये, ठीक है ना, और साथ ही साथ हम p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो हम उनको भी देख लेते हैं कुछ नंबर्स को, जैसे मान लीजिए 2 अपॉन 3 है, ठीक है, या फिर -5 अपॉन 6 है, ठीक है। जीरो की बात करें तो जीरो भी आपका रेशनल नंबर में आता है, क्योंकि ये इंटीजर है तो रेशनल नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के नंबर्स जो हैं आपके, वो आपके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, इसके आगे चलते हैं कि आगे रेशनल नंबर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं रेशनल नंबर्स। तो अब रेशनल नंबर्स में हमने ये डेफिनेशन जान ली, किस टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं, क्या क्या रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, वो हमें सब पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि टॉपिक, जैसे आपका रेशनल नंबर्स जो है, कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं p अपॉन q की फॉर्म में जो है, ठीक है, तो हमें पता है ऊपर न्यूमरेटर भी है नीचे डिनोमिनेटर भी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवीजन प्रोसेस होगा। तो अब ये डिवीजन प्रोसेस होगा, तो डिवीजन प्रोसेस के बाद ये कुछ ना कुछ डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर हमें कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में ही डायरेक्ट दे दिया गया, डेसिमल फॉर्म में ही हमें दे दिया गया और हमसे पूछ लिया गया कि बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये रेशनल नंबर है भी या नहीं है, अगर सीधे डेसिमल फॉर्म में दे दिया। अगर p अपॉन q की फॉर्म में दे रखा है तो हम पहचान लेंगे भाई ये रेशनल नंबर है, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में दे रखा है और q जीरो के बराबर नहीं है, p q दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, p और q दोनों इंटीजर्स हैं, q जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, और p अपॉन q की फॉर्म में दे रखा है, तो ये रेशनल नंबर हो गई होगा। लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में दे रखा है तो कैसे पहचानेंगे, तो डेसिमल फॉर्म में हमारे रेशनल नंबर्स को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इसमें दो तरीके आते हैं। पहला आता है टर्मिनेटिंग,
और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देख लीजिए, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स को जब हम डेसिमल फॉर्म में देखेंगे, तो डेसिमल फॉर्म में मतलब कि हम इसको डिवीजन करके अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो फिर वहां पे दो केसेस आते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग आता है और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि कौन से टर्मिनेटिंग होंगे, अगर हम इसके एग्जांपल्स लें, अगर इसके एग्जांपल्स में कौन से टर्मिनेटिंग होंगे, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। तो टर्मिनेटिंग में आपके एग्जांपल्स आते हैं जैसे 1/2 है, या फिर 1/5 है, या फिर 3/5 है, या फिर 7/10 है। तो इस टाइप की जो नंबर्स हैं, ठीक है ना, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो देखो इसमें से किसी को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसको डिवाइड करते हैं, इसको छोड़ो, इसको डिवाइड करते हैं 3/5। तो अगर मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से तो क्या होगा, डेसिमल लगाएंगे, ये कितना हो गया 30, फिर 5 6 30, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया और ये इसके बाद खत्म हो गया। खत्म कैसे हुआ, हमें कैसे पता चलेगा खत्म हो गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0। मतलब आप कोई भी आपको रेशनल नंबर दे रखा है और उसको जब हम डिवाइड करेंगे यानी कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो कौन से होंगे, दे ऑल आर टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होंगे। रेशनल नंबर्स तो होंगे, वो कौन सी फॉर्म के होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। यानी कि जब डेसिमल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में है, 0.6 के बाद आगे ये बढ़ नहीं रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी कि खत्म हो जा रहा है। तो यानी कि दे ऑल आर टर्मिनेटिंग। तो 1/2, 1/5, 3 और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो आप इन सबको डिवाइड करके देख लीजिए, तो डिवाइड करने पे ये हमेशा टर्मिनेट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ऐसे कौन से होंगे, तो इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो होंगे जिसमें आपका, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 1/3 है, या फिर 3/7 है, या फिर 5/21 है। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इनकी डेसिमल फॉर्म जब डिवीजन करेंगे तो डेसिमल के बाद ये कभी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे और इसमें कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा होगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1/3 है, तो 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डेसिमल लिया 10 हो गया, फिर 3 3 9, फिर यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, फिर हम 0 लगा देंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा। तो ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होता रहेगा ऐसे ही, तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, 3 3 ऐसे ही आगे आता रहेगा। और ये इसमें एक डिजिट या फिर 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट, कितनी भी डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 1/3 को हमने लिखा, तो 1/3 किस फॉर्म में है, 0.3333, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा भी तरीका है, हम क्या करते हैं 0.3 और 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, इस तरीके से। तो ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है, बार रिप्रेजेंट करता है उस डिजिट को जो रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो बार 3 के ऊपर है तो मतलब 3 रिपीट हो रहा है। अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है 0.27 और उसके ऊपर बार लगा, तो इसका मतलब ये दोनों डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो कैसे लिखा जाएगा, 0.272727, इस तरीके से ये रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ पे ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं, और इसमें कोई ना कोई डिजिट, 1 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, हो सकता है 10 डिजिट रिपीट हो रही होगी। मतलब वो एक बार आई, फिर दोबारा फिर से वही रिपीट हुई, फिर दोबारा फिर से वही रिपीट हुई, तो लगातार वो रिपीट हो रही होंगी कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो वहां पे हम उनको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही फॉर्म क्या होती है, रेशनल नंबर्स कहलाती है। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी P/Q के फॉर्म में लिखे, ये भी P/Q के फॉर्म में लिखे, ठीक है ना। यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है
मतलब रिमाइंडर जीरो हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है, लगातार चलता रहता है, तो ये डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से लिखी जाती है, तो आपके दोनों ही रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये डेसिमल फॉर्म में चेक करने का तरीका है कि हम मतलब कैसे देखेंगे कि भाई कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, अगर हमें कोई डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब मेन आता है कि अब भाई जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग कैसे एग्जांपल्स कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा नंबर मतलब लिख दोगे कि टर्मिनेटिंग में होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में होगा, ठीक है ना। तो ये भी कोई बड़ी नहीं समस्या है, छोटी सी समस्या है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट है जो अभी मैं लिख दे रहा हूँ और उसी को समझा दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे होंगे कैसे पहचानेंगे कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। उस पर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और एनटीएससी में भी उस पर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट होता है इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म इफ क्यू यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n where m and n are whole numbers then p upon q is terminating। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको रेशनल नंबर दे रखा है इसमें जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है q अगर वो इस फॉर्म का है 2 की पावर m 5 की पावर n मल्टीप्लिकेशन में, जहां पर m और n होल नंबर्स हैं, तो हमें पता है होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। मतलब ये m और n जीरो भी हो सकते हैं, इसका मतलब 2 की पावर जीरो भी हो सकता है। 2 की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, या फिर 5 की पावर जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ और 2 और 5 के ही मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हैं, ठीक है ना। मतलब जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसको देखें कि उसमें 2 और 5 के ही टर्म्स आ रहे हैं सारे, मतलब 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर्स हैं वहां पर सारे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो p अपॉन q है वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि दे आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बस इतनी ही चीज ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर आपने डिनोमिनेटर चेक कर लिया और तो उससे ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है नॉन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपका बोर्ड्स में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब कोई आपको इस तरीके से नंबर दे रखा है और विदाउट डिवीजन वहां पे लिख रखा होता है कि विदाउट डिवीजन प्रोसेस, यानी कि आपको डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर तो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कैसे इसको चेक करेंगे, तो हमें सिंपल सी इसी को ही चेक करना है, सिर्फ जो आपका डिनोमिनेटर है उसी को ही चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स ले रखे हैं, दोनों को देखते हैं। तो 3125 है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। और अगर हम डिवीजन करेंगे भी, मान लो अगर नहीं भी लिख रखा होता और हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ता है। अगर हम मतलब इसको सॉल्व करने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं तो थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ता और वहाँ पे क्या कहते हैं हमें टाइम लग जाता। लेकिन हम जब सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो हम उसको ही करते हैं। तो 3125 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ, 3125 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपका क्या आएगा, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25 और 5 5 25 5। इट मींस ये आ रहा है आपका 5 रेज़ टू द पावर 5। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 13 अपॉन 5 की पावर 5। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पे 5 तो आ गया डिनोमिनेटर में, 2 तो है नहीं, तो 2 है नहीं तो मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया या नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है, इसमें लिख रखा है साफ साफ कि m एंड n आर होल नंबर्स, मतलब m और n, ठीक है ना, होल नंबर्स होंगे, मतलब वो जीरो भी हो सकते हैं और 1 2 3 4 आगे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो 2 की पावर होगी वो क्या होगी, हम जीरो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें बस समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5, यानी कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब उसी फॉर्म में है, ठीक है ना। 2 की पावर कुछ है और 5 की पावर कुछ है, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब इसको दूसरा वाले को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 25 अपॉन 810, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं 810 को। तो जब हम 810 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो करते देखते हैं इसको क्या आता है। तो 5 से या 2 से ही कर लेते हैं, 2 4 8, 2 5 10,
फिर 5 से करते हैं, 5 × 40 और 5 × 5, फिर ये आपका क्या आ रहा है 81 आ रहा है, तो 81 को हम जानते हैं 9 9 81 होता है, ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसको 3 के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और 25 क्या है, दैट इज 5 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका 2 × 5 और साथ ही साथ आ रहा है 3 की पावर 4, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी 3 स्क्वायर, तो 3 की पावर 4 हो गया पूरी, तो ये 3 की पावर 4 आती है। तो अब यहाँ पे क्या है, चलो एक 5 कैंसिल भी कर देते हैं, मान लो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो v आपका इस फॉर्म में आ गया 2 × 3⁴, लेकिन क्या इसका डिनोमिनेटर उसी फॉर्म में है, यहाँ पे 2 तो है 5 नहीं है, चलो 5 की पावर 0 लिख देते हैं, ठीक है ना, 5 भी आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है 3, वो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के ही टर्म्स में होना चाहिए, उन दोनों में से किसी एक की पावर 0 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 और 5 के ही टर्म्स में होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर कुछ उसमें एक्स्ट्रा टर्म आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ गया, 7 आ गया, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, तो NTR हो गया ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में दे रखा है और हमसे डायरेक्टली पूछ रखा है कि बताओ भाई वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, तो हम सिंपल डिनोमिनेटर को सॉल्व करके, मतलब प्राइम फैक्टराइज करके वहां पर इस तरीके से पता कर लेंगे कि भाई वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसका हम जल्दी से जल्दी आंसर दे सकते हैं, मतलब डिवीजन प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा हमें, तो बहुत जल्दी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मतलब यूजफुल स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा हाँ, एक चीज और होती है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभार पूछ लेता है कि भाई चाहे टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की तो बात ही नहीं करें क्योंकि वहां पे रिपीट होता रहता है। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, कभी कभार पूछ लेता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जैसे 13/3125 है, तो ये नंबर दे रखा है आपको, और आपको क्या रखा है कि भाई बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, पहले ये पूछ रखा है, तो आपने देखा हाँ ये टर्मिनेटिंग है। फिर उसके बाद उसने क्या रखा है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपको ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, मतलब सीधा सा आंसर कि डेसिमल प्लेसेस के बाद कितनी डिजिट्स आएंगे, उसने आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस नहीं किया, तो अब हम बिना डिवीजन प्रोसेस के कैसे बताएं कि कितनी डिजिट्स के बाद ये होगा। तो उसमें कुछ नहीं आपको करना है सबसे पहले, लेकिन ये टर्मिनेटिंग के केस में, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के केस में तो लगातार वो रिपीट ही होता जा रहा है, तो उसमें हम बता ही नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा वो, ठीक है ना। कोई भी नंबर जैसे हम लिखते हैं, जैसे 0.3333 लिख रहे थे, तो वो तो चलता ही जा रहा था तो इसमें तो हम बता ही नहीं सकते कि डेसिमल प्लेस के बाद कब खत्म होगा, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बता सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद वो खत्म होगा, तो वो हमें वहां पे बताना है। तो उसका सीधा सा आंसर है, हम देख लेंगे 2 और 5 में से जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, 2 और 5 में से जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 5 है, यानी कि हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना, ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब डेसिमल लगने के बाद 5 डिजिट्स आएंगे और ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी कभार ये पूछ लेता है, ठीक है ना, कि मतलब बताओ भाई कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद कितनी देर में ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो आपको बताना आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस ये खत्म होगा। बस हमें पावर देखनी है, यहाँ पे सिंपली पावर देख लो और क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके बाद। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे होता है, मतलब रेशनल नंबर अगर P/Q की फॉर्म में दे रखा है तो आप पहचान ही लोगे, डेसिमल फॉर्म में दे रखा होगा तो कैसा कैसा होगा वो भी आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी ये हमने यहाँ पे पढ़ाई कि क्या कहते हैं, कैसे बता सकते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आपकी आती है कन्वर्जन, ठीक है ना। तो कन्वर्जन पढ़ते हैं।
क्या कन्वर्जन करना है हमें यहाँ पे, कन्वर्ट करना है P अपॉन Q की फॉर्म को, पहले ये वाला देख लेते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म को फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म। मतलब क्या है, कन्वर्जन करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में आपको दे रखा है और उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो भाई कोई भी नंबर दे रखा हो, अभी हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट ही किया था, 2 एग्जांपल लिए थे, चलो ठीक है एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2/5 दे रखा है, ठीक है, और इसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि डिवीजन प्रोसेस करना है इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है इसका। तो 2/5 की फॉर्म में दे रखा है और हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो इजीली हम इसको डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। भाई डिवाइड कर दो, 2 को डिवाइड कर दो 5 से, तो पॉइंट लगाया, 5 4 जा 20 और ये खत्म। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 5 है, तो 2 और 5 के ही फॉर्म में है, तो वैसे भी ये टर्मिनेटिंग वाला ही आना था, तो 0.4, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग का भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/3, ठीक है ना, 1/3 का भी है, शायद 1/3 का ही किया था, है ना, तो 1/3 का किया था, तो चलो ठीक है कोई और ले लेते हैं, आप ले लेते हैं 5/7 ले लेते हैं, ठीक है, 5/7 इसको करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है डिनोमिनेटर में 7 है, ना 2 है ना 5 है और 7 भी है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नहीं आना है, ठीक है ना। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड करते हैं भाई 5 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ठीक है कितना आ गया 50, तो क्या होगा 7 7 जा 49, बचा कितना 1, ठीक है ना, 50 में से 49 गया, 1 बचा, 0 लगा देते हैं, फिर 7 1 जा 7, फिर कितना बचा 3, तो अब कितना आ गया 30 हो गया ये, तो अब कितना आएगा 7 4 जा 28, फिर उसके बाद कितना आएगा 2, फिर कितना हो गया 20, फिर कितना होगा 7 2 जा 14, फिर कितना आएगा 6, अब ये कितना हो गया 60, फिर अब कितना होगा 7 8 जा 56, ठीक है ना, 7 8 जा 56 हो गया, तो आपका बचा 4 बचा, तो अब यहाँ पे 40 हो गया। अब क्या करें, 7 5 जा 35, फिर कितना बचा 5, फिर से 5 आ गया, फिर से 5 आ गया भाई, फिर से 5 आ गया। अब 5 के आगे 0 लगाया, फिर से क्या बन गया ये 50, क्या यही नंबर था यहाँ पे स्टार्टिंग में, बिल्कुल यही नंबर था। तो यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस आपने यहाँ से यहाँ तक किया है, फिर से ये रिपीट होने वाला है, फिर से यही सब आने वाला है। कैसे 7 5 जा 35 यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद पूरा का पूरा यही प्रोसेस रिपीट होगा, यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है 0.714285 और इसके ऊपर बार मतलब ये पूरा का पूरा रिपीट होगा, क्योंकि 50 फिर से आ गया, फिर 7 7 जा 49 करोगे, फिर 1 बचेगा, फिर वही पूरा प्रोसेस होगा। मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो सिंपल फॉर्म है P अपॉन Q को हम आसानी से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये डिवीजन प्रोसेस सभी को आता है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब उल्टा देखते हैं, नेक्स्ट अगर हमें डेसिमल फॉर्म को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू P अपॉन Q की फॉर्म। मतलब अब हम उल्टा करने वाले हैं, अब हमें डेसिमल फॉर्म दे रखी होगी और हमें कन्वर्ट करना है उसको P अपॉन Q की फॉर्म में। तो भाई अब हमें पता है डेसिमल फॉर्म 2 टाइप की होती है, पहली टर्मिनेटिंग, तो उसको देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग के केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल, मान लो अगर आपको दे रखा है 0.14 दे रखा है मान लो, ठीक है ना, तो ये टर्मिनेटिंग, इसके बाद ना डॉट डॉट लगा है और ना ही कहीं पे बार लगा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें P अपॉन Q की फॉर्म में। तो ये मेरे ख्याल से आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा होगा, सिंपल वही फॉर्म है, हम डेसिमल हटाते हैं, नीचे 1 लगा देते हैं और डेसिमल के बाद देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, उतने ही 0 लगा देते हैं, कहानी खत्म। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब जो इसमें कॉमन मल्टीपल हो उसको काट लो। कॉमन मल्टीपल दिख रहा है मेरे ख्याल से 2 है, ठीक है ना, तो ये 2 7 जा 14 हो जाएगा और ये 2 50, 7/50 आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। तो इजीली हमारा 0.14, ठीक है, तो इसको हमने 7/50 P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो इजी होता है, ठीक है। अब दूसरा वाला भी इजी है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, वो भी इजी है, लेकिन इतना मतलब
2 स्टेप में नहीं होने वाला, थोड़ा सा लंबी है, लेकिन उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी बताऊंगा। तो अगला अपना क्या था, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा, NTR, ठीक है। NTR से पता नहीं कुछ याद आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आया। चलो NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसको पढ़ते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 0.3 के ऊपर बार, ये हमने अभी किया था, ठीक है ना, 0.3 के ऊपर बार। तो क्या था नंबर हमारा, क्या था, आई थिंक 1/3 था, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यही आना चाहिए, 1/3। चलो देखते हैं कैसे आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे बोर्ड्स में अगर आपका ये आ गया तो बोर्ड्स में कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका क्या प्रोसेस है पूरा, वो आपको करना है, ठीक है। और दूसरा मेथड मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, अगर NTSC में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 0.3 के ऊपर बार है, तो इसको हम x मान लेते हैं सबसे पहले। लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार है, तो मतलब 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 3 3 3 3 3, ऐसे ही 3 3 3 चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है, क्या देखना है यहाँ पे, कि भाई कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा है। जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कहने का ये है कि 1 डिजिट के बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, उतने जीरो बढ़ाते रहो, 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। बस आपको डिजिट के ऊपर जितने मतलब जितनी डिजिट के ऊपर बार है वो देखना है। 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट है तो 100 से करना है, 3 डिजिट है तो 1000 से करना है, 4 डिजिट है तो 10,000 से करना है। तो इसी हिसाब से आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर आगे क्या करना है। ये तो हमारा पहला स्टेप है, इसको हम क्या मान लेते हैं, चलो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 हो गया। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, मल्टीप्लाइंग 10 टू बोथ साइड्स, ठीक है ना। ये आप लिख लेना अपने आप, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा ये। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल फॉर्म में है तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप उसको प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। वैसे कुछ नहीं है, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक जगह इधर खिसक जाएगा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करता है तो 2 डेसिमल इधर खिसक जाता है, 1000 से करते हैं तो 3 खिसक जाता है। तो इस तरीके से आपका आगे शिफ्ट होता रहता है ये डेसिमल। अगर 10 से कर रहे हैं तो 1 डिजिट के बाद आ जाएगा, ठीक है ना। ये डेसिमल यहाँ से उठकर 1 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3.333 और इसको हम मान लेते हैं 2। अब आपको क्या करना है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब जो इक्वेशन 2 है माइनस इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 2 माइनस 1, ठीक है ना। ये माइनस है, कुछ और नहीं है, 2 माइनस 1, मतलब इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं। तो 10x माइनस x कितना हो गया, ये हो गया 9x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, देखिए डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं वो सेम है, 3 3 3 3 3 इधर भी आ रही है, 3 तो 0 आ रहा है, डेसिमल के बाद सब 0 आ जाएगा, सारे 3 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। और 3 माइनस 0 तो आपका ये आ गया 3। तो यहाँ पर से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, क्या ये वही आ गई जो हमने सॉल्व की थी या सोच रहे थे, दैट इज 3/9, दैट इज इक्वल्स टू 1/3, 1/3। अब इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 0.3 के ऊपर बार तो कितना आया आंसर, 1/3, ठीक है ना, 1/3 इसका आंसर आया है। और अभी 2-3 और एग्जांपल करेंगे इस पे, ये एग्जांपल्स पहले इसी मेथड से करेंगे फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और सबका आंसर आपको याद रखना है। चाहो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि हमने 0.3 किया पहले, उसके ऊपर बार था, इसका आंसर आ गया 1/3, ठीक है। तो अगला एग्जांपल लेंगे तो ये ले लेते हैं 1.247 और इसके ऊपर ये बार, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब 1 डिजिट के ऊपर नहीं 3 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, इसको x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 1.247 इसी फॉर्म में लिखना, ठीक है ना, इस बार को हटा करके इस फॉर्म में लिखना 247 और ये ऐसे ही रिपीट,
ठीक है। अब यहाँ पे कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, इसको 1 मान लेते हैं। कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, 3 डिजिट्स के ऊपर। तो 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई। इधर भी करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 4 7। फिर उसके बाद डेसिमल, ठीक है ना, फिर उसके बाद 2 4 7 2 4 7, और ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, और ये इक्वेशन बन गई 2। अब वही हमारा सेम प्रोसेस है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 - 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 1000x माइनस x, ये कितना हो जाएगा आपका 999x, ठीक है ना। 1000 में से 1 गया, दैट इज 999, और x तो आपका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद देखो वही सेम जो रिपीटिंग थे वही आ रही है, 247 247, यहाँ पर भी 247 247, तो वही सेम रिपीट हो रही है। तो ये डेसिमल के बाद तो मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें सारी डिजिट्स जीरो ही मिलेंगी, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद का तो हमारा काम खत्म हो गया, बचा कितना 1247 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 1246 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 1246 अपॉन 999। ये क्या कैंसिल हो रहा है किसी से, क्या ये कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में रखते हैं, ये हमारा आंसर फाइनल, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था 1.247, और इसके ऊपर बार था, और ये हमने कन्वर्ट कर लिया 1246 अपॉन 999, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल मेथड है आपका, बस जितनी डिजिट्स हैं उतने ही जीरोस बढ़ाते रहो। 1 डिजिट पे अगर बार है तो 10, 2 पे है तो 100, 3 पे है 1000, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। तो हमें मतलब सारे एग्जांपल्स देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं 1.024, और इसके ऊपर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद 0 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 24 रिपीट हो रहा है, 24 24 24 24 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हमें प्रोसेस वही रखना है, ऐसा नहीं कि आप मतलब ये ध्यान रखो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं, हमें सिर्फ बार का ध्यान रखना है। जितने के ऊपर ये विनकुलम बार, इसको बोलते हैं विनकुलम बार, ठीक है ना, बार है उतने ही आपको डिजिट्स मतलब 10 से 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 1.0242424, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, और इसको मान लेते हैं 1। नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100x, x को 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.0, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, 100 पहले लिख लें। तो यहाँ पे डेसिमल है तो कितने प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा, 1 2, तो 102 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 2 डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट हो गया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 02 यहाँ पे, फिर डेसिमल के बाद आ जाएगा 4242 या फिर 2424 जो भी करो, ठीक है ना, 2424 इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। अगर आपको ऐसा थोड़ा देखने में डिफिकल्टी हो रही है तो मैं इसको और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सब्ट्रैक्शन में इजी हो। 1 को यहाँ पे लिख देते हैं, फिर डेसिमल मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगता है, ठीक है ना। उसके बाद 0 2 4 2 4 2 4, ठीक है ना, इस तरीके से। अब तो अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करना है, 2 - 1 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 100 - 1 मतलब 100x माइनस 1x, दैट इज 99x, ये आ गया 99x। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भाई डेसिमल के बाद अब सब्ट्रैक्शन है कुछ, ठीक है ना। क्या है देख लेते हैं, देखो डेसिमल के बाद ये 0 है, ये 4 है, अगर उसके बाद की डिजिट्स देखोगे सारी वही है, 24 24 24 24 24, इधर भी 24 24, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से तो 0 मिलेगा, जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सारे तो 0 मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे बात करें तो 4 - 0 दैट इज 4 आ जाएगा, और 102 में से 1 गया तो आ जाएगा 101, मतलब 101.4। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये सब्ट्रैक्शन कैसे किया।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 101.4/99। अब मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो क्या होगा, हटा दिया नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर बन गया 1014/990। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब काट कूट के वो आप अपने आप लिख लेना, ठीक है ना। जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो आप कैंसिल कर लेना, ठीक है ना। तो लास्ट वाला था आपका ये, इस तरीके से हमने लिख लिया इसको, ठीक है। इसका भी आंसर लिख लेते हैं कि वही हमारा क्वेश्चन था 1.024 के ऊपर बार, और इसका आंसर आया था 1014/990, ठीक है। तो यही इसमें एग्जांपल्स हैं, मतलब यही मेनली पूछे जाते हैं, या तो वो सिंगल डिजिट पे दे देगा, डबल डिजिट पे दे देगा, या फिर डेसिमल के बाद एक प्लेस छोड़ देगा, फिर डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी, या फिर ट्रिपल होंगी, इस टाइप से ही क्वेश्चन होंगे। तो वही आपको मेथड फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर एनटीएससी या जेएसटीएससी या फिर मतलब आपके ओलंपियाड्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो हमें जल्दी करना होता है। तो जल्दी में कैसे करेंगे, मतलब जल्दी में ये मेथड करेंगे तो ये भी सही है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, और उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा मेथड है। 0.3 और 3 के ऊपर बार था, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक मेथड फॉलो करना है कि आपका जो भी नंबर है, जितना भी नंबर बन रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख दो। डेसिमल को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, यहाँ पे कोई डेसिमल था उसको भूल जाओ, बार को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। तो हमारा पूरा नंबर क्या बनेगा 03, मतलब 3, 03 को हम 3 लिखते हैं, ठीक है ना। तो पूरा नंबर लिख दिया एज इट इज, माइनस, अब माइनस क्या करना है इसमें से, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उसको छोड़ो, तो 3 के ऊपर बार है उसको छोड़ दिया। उसके बाद क्या कोई नंबर यहाँ पे बच रहा है, कोई 0 है, मतलब -0। फिर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का काम खत्म, न्यूमरेटर में इतना है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमें ये देखना है कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है। तो यहाँ पे हमने देखा एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने ही 9 आएंगे, क्या आएंगे 9। तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पे एक 9 आएगा, ठीक है। बस इसके बाद कहानी खत्म, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट इज 3/9, यानी कि 1/3। समझ में आ गया सभी? चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 0.3 3 के ऊपर बार, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, डेसिमल और बार दोनों चीजों को भूल गए, हमने जो नंबर है एज इट इज लिख दिया, यानी कि 3। 03 था तो हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। माइनस कर दिया, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उसको भूल जाओ, तो उसके अलावा 0 ही बच रहा है, माइनस कर दिया 0। डेसिमल अभी नहीं देखना है। डिनोमिनेटर में सिर्फ न्यूमरेटर का काम कर, डिनोमिनेटर में क्या देखना है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9, तो एक डिजिट के ऊपर बार है 9 आ गया, आंसर आ गया। अगला देखते हैं 1.247 और इसके ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ मतलब सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल और बार को भूल जाओ, किसको भूल जाओ, डेसिमल और बार को पूरी तरीके से भूल जाओ। उसके बाद देखो नंबर क्या है, दैट इज 1247, इसको यहाँ पे लिख दो 1247, ठीक है। डेसिमल को भूल गए, बार को भूल गए, जो पूरा नंबर था एज इट इज लिख दिया 1247। अब इसमें से माइनस क्या करना है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उसको भूल जाओ, उसको छुपा लो। तो उसके बाद नंबर क्या बचा 1, 1 पॉइंट नहीं 1, ठीक है ना 1। तो उसमें से माइनस कर देंगे क्या 1। न्यूमरेटर का काम खत्म, अब डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में हमें क्या देखना है यहाँ पे कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 3 9 आ जाएगी यहाँ, ठीक है। बस इसकी कहानी यही पे, तो इसमें से माइनस किया 1246/999, वही आंसर था हमारा। इसका भी वही आंसर था 1/3, और इसका भी वही आंसर था। तो ये जल्दी हो जाता है, इसलिए हमारा मतलब शॉर्ट मेथड है, इसको हम फॉलो करते हैं। तीसरा एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होता है 1.024, थोड़ा सा मतलब बाकी सबसे वही है। तो सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख देना, यानी कि डेसिमल को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, तो कितना बचा 1024। तो 1024 पूरा का पूरा नंबर ऐसे ही हमने लिख दिया 1024, ना डेसिमल का ध्यान दिया ना बार का ध्यान दिया, पूरा पूरा नंबर। फिर हमारा दूसरा काम क्या होता है कि डेसिमल जिनके ऊपर बार है उनको छुपा लो, छुपा लिया अभी, ठीक है ना। छुपाने के बाद जितना नंबर बचा, ठीक है ना, वो वहां पे से माइनस कर दो। तो अब आप कहोगे यहाँ पे तो 1.0 बचा है, यानी कि 1 बचा है। नहीं, हमें डेसिमल का ध्यान नहीं देना है, डेसिमल और बार स्टार्टिंग से ही भूल जाओ, एंड तक उसका कोई काम, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने जब इस बार को छुपा दिया, तो बार को छुपाते ही यहाँ पे 1 नहीं बचा, यहाँ पे क्या बचा 10 बचा। इस डेसिमल पे हमें ध्यान नहीं देना है, 10 बचा, तो 10 माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से।
1024 पूरा नंबर लिख दिया, फिर बार को छुपा दिया, उसके बाद देखा कितना नंबर बचा है, दैट इज 10 नंबर देखना है, ठीक है ना, ये डेसिमल नहीं देखना है, 10 तो 10 माइनस कर दिया। फिर डिनोमिनेटर में कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर, तो कितने 9 आ जाएंगे 2। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है, देखो इन दोनों क्वेश्चंस में अगर देखो तो डेसिमल के बाद सीधे रिपीटिंग डिजिट आ गई, डेसिमल के बाद सीधे रिपीटिंग डिजिट आ गई। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डेसिमल के बाद सीधे रिपीटिंग डिजिट नहीं है, इसके पहले एक जीरो है, फिर रिपीटिंग डिजिट आई है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक चीज और देखनी पड़ती है कि डेसिमल के बाद कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं लगा है, मतलब जो रिपीट नहीं हो रही है, तो उतने ही हम जीरोस भी लगा देते हैं 9 के आगे। सबसे पहले आपने 9 देख लिया, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 लगा दिए। उसके बाद आपने क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है, तो वो एक ही डिजिट है, यानी कि यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे जीरो था इसलिए मैंने जीरो लिख दिया, नहीं, आपको बस यहाँ पे अगर 0.1 भी होता और वो रिपीट नहीं हो रहा होता तो भी यहाँ पे जीरो ही आता, ठीक है ना। तो बस ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं है, उतने ही जीरो आ जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1014/990। तो यही आंसर था हमारा वहां पर भी 1014/990, ठीक है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का ये लेक्चर 1 था, जिसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, और नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे शायद इरेशनल नंबर से। अभी हमने रेशनल नंबर्स पूरी तरीके से समझ लिया और उन पे मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। अब लेक्चर 2 जो होगा आपका वो इरेशनल नंबर से स्टार्ट होगा, इरेशनल नंबर्स। अब हमें इरेशनल नंबर्स पढ़ने हैं और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।